करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई बताएगा आप में से? चले पहले केमिस्ट्री का पूछते हैं, केमिस्ट्री क्या होती है वैसे? कोई बच्चा बताना चाहे अपने व्यूज केमिस्ट्री के बारे में, इस बात के अलावा कि ये एक सड़ियल सा सब्जेक्ट है और पसंद नहीं है, इसके अलावा बताइए केमिस्ट्री क्या होती है? किसी को नहीं पता? सर स्टडी ऑफ नेचर में या हमारी बॉडी में जो केमिकल इफेक्ट्स हो रहे हैं, सर केमिकल चेंजेस इफेक्ट्स होते हैं, जैसे एसिड बेस वगैरह हो गए। एक देखें, आपको डेफिनेशंस जो भी लिखी हो किताबों में वो हमने नंबर लेने के लिए याद करनी होती है और लिखनी होती है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि हमें पता हो कि वो है क्या। केमिस्ट्री एक लाइफ है, ये जो इंटायर लाइफ आप गुजारते हैं ना, ये सब की सब केमिस्ट्री है। आप सुबह उठते हैं और सारा दिन जो कुछ करते हैं वो केमिस्ट्री है। जिन चीज़ों को टच करते हैं वो केमिस्ट्री है, जिन चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं वो केमिस्ट्री है। और जब आप रात को सोते हैं तो सुबह उठने तक फिर बायोकेमिस्ट्री आपके जिस्म के अंदर सारे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, आपके ब्लड के अंदर, आपके स्टोमक में, आपकी जो खुराक आप खा रहे होते हैं, जो आप मेटल्स खाते हैं, नमकियात, सब कुछ टोटल केमिस्ट्री है। सुबह जब आप उठते हैं फिर इसी तरह से जो हमारे इर्द गिर्द फिनोमेना है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसके अंदर केमिस्ट्री है। यानी कि नेचर के अंदर कुछ भी है, केमिस्ट्री नेचुरल साइंस है, लाइफ साइंस है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये जस्ट एक हमसे रिलेटेड नहीं है। आप बायो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट अगर आपको नहीं आते, आप साइंस को नहीं समझ सकते। साइंस 100% है। आप ये हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं कहने को, तो ये कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये भी केमिस्ट्री है। कंप्यूटर के अंदर जो चिप्स लगी हुई हैं वो मटेरियल जो है, आपको याद होगा पहले लैपटॉप अगर आपने देखे हो कभी अपने बड़ों के, वो बड़े हैवी किस्म के होते थे। अब आजकल लैपटॉप आ रहे हैं वो लाइट वेट आ रहे हैं और वो हीट अप भी नहीं होते। तो ये केमिस्ट्री है, उसके मटेरियल्स केमिस्ट्री है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ मटेरियल्स का कंपोजिट बनाते हैं जो ज़्यादा लाइट वेट, ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। इसके अलावा पॉलीमर्स हैं जो हम रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं। प्लास्टिक बैग आप यूज़ करते हैं, वो केमिस्ट्री है। अब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आ रहा है, वो भी केमिस्ट्री है। तो कोई भी चीज़ आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप जिस कुर्सी पे बैठे होते हैं वो केमिस्ट्री है, जिस वाइट बोर्ड के ऊपर हम पढ़ाते हैं वो केमिस्ट्री है। वाइट बोर्ड इतना शाइनिंग क्यों है, वाइट कलर वाइट क्यों है, फिर आपने जो कपड़े पहने हुए ये केमिस्ट्री है। आपके कपड़ों के मुख्तलिफ कलर्स, जो नेचर के जितने कलर्स हैं, ये सारी की सारी केमिस्ट्री है। आपने जो मास्क पहनते हैं आजकल कोरोना में, वो केमिस्ट्री है। कोई भी चीज़ आप सोच लें ना तो आपको उसमें केमिस्ट्री मिलेगी। तो केमिस्ट्री बहुत रोमांटिक, बहुत खूबसूरत चीज़ है और ये जस्ट एक आपकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। आपका ब्लड, जब आप बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं या हम बात करते हैं जिस्म के अंदर मुख्तलिफ मेटल्स हैं, सोडियम, पोटाशियम, आयरन, आयरन की एब्जॉर्बेंसी, फिर सारे वाइटामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, सब केमिस्ट्री है। फिर जो आपकी लिगेंड फॉर्मेशन है, कोई भी मेटल है, आयरन कम्प्लेक्स बनाता है आपके अंदर, ठीक है, विटामिन सी उसको कैसे हेल्प आउट करता है। फिर फेरिटिन आयरन स्टोरेज प्रोटीन है, उसके अंदर किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनता है, ये सब केमिस्ट्री है। बॉन्डिंग कैसे होती है, कैसे बॉन्ड टूटते हैं। हीमोग्लोबिन आपके ब्लड के अंदर कैसे एब्जॉर्ब होती है, फेफड़ों के ज़रिए से कैसे आपके ब्लड में, ठीक है, डीऑक्सी बनता है, ऑक्सी बनता है। एंजाइमेटिक रिएक्शन, जितने आपके जिस्म के अंदर रिएक्शंस होते हैं वो सब केमिस्ट्री है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के हैं, बायोकेमिस्ट्री के हैं, तो आप केमिस्ट्री इग्नोर नहीं कर सकते। अब आपको मैं बताता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए और बायोकेमिस्ट्री के लिए। आप ये समझ लें कि ये सब्जेक्ट पास होना नहीं है ज़रूरी, ये आपकी
डिग्री की जो बेसिक है उसको जस्टिफाई करना है ना, अगर आपने, आप देखें आपकी, आप प्रोटीन पढ़ते हैं, आप डीएनए पढ़ते हैं, सारा कुछ पढ़ते हैं, 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही जो चीज़ें निकलती हैं आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? पहले जो कंसेप्ट था वो यही था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ, आप ये समझ लो कि कार्बन, यानी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो है ना, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते थे। और जो इसका मॉडर्न कंसेप्ट है, ये तकरीबन आप समझ लें मिड 1800 के अराउंड, 1850 के अराउंड ये चीज़ शुरू हुई थी। उस वक़्त क्या था? उस वक़्त स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स होती थी ना हमारे पास, प्लांट्स हैं जैसे, उनके हम एक्सट्रैक्ट निकालते थे और उनके अंदर केमिकल जो उनकी एक्सट्रैक्शन से जो स्टडी करते थे ना, उसको हम देखते होते थे कि ये किस, उसको हम कहते थे कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो उसमें लेकिन वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो हमारे नेचर में है ना, उसी को हम ज़्यादातर स्टडी करते थे। फिर इसके बाद जदीद साइंस आई है। अब आजकल आपको पता है कि इसकी जो रियल डेफिनेशन जो बनी है कि ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ड्राइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो इसलिए चूंकि आप बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में लिविंग थिंग्स ही पढ़ते हैं, इसलिए आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि आप ये समझ लें कि केमिस्ट्री के बाकी चीज़ें तो आपने जितने कोर्स पढ़े हैं उनकी अलग अलग एक पहचान है। आपने एनालिटिकल पढ़ी, टेक्निक्स आपको आ गई, प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री 1 2 3 आपने पढ़ा, उसमें डिफरेंट आपने चीज़ें सीखी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने आपको ये सिखाना है कि जो आप बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस हैं उसका कंसेप्ट आपको कैसे आएगा। वो आपको तब आएगा जब आपको ये पता, अब आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रट्टा ना मारें, इसको इंटरेस्ट लेके मज़े लेके पढ़ें। देखें नंबर वो एक अलग चीज़ है, असेसमेंट्स है, वो इंशाल्लाह हो जाएगी आपकी अच्छी। वो अगर आप चीज़ें टाइम पे देते हैं तो नंबर आ ही जाने। इस दफ़ा आपकी मौज है, ऑनलाइन है, ठीक है, रियल क्लास में बैठ के। अब आप सिर्फ सीखने पे तवज्जो, ठीक है। नंबरिंग आपकी, जो मैं कहता जाता हूँ वो करते जाए, नंबर आपके आ जाए। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन नॉलेज अगर आपने गेन करना है ना, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी डिग्री से पहले एक दफ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ लें। सारी उम्र दुआएं देंगे, कभी ना कभी ज़िंदगी में आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी फिट आएगी। मैं 17 बुक्स आपको जस्ट इसलिए देंगे, आपके यूज़ में आएंगी इंशाल्लाह। अब आपको बताता हूँ कि आजकल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं, फिर आप बताइएगा कि आपकी बायोटेक्नोलॉजी और बायोटिक केमिस्ट्री में इसका कितना रोल है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कहते हैं ऐसी केमिस्ट्री जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लिविंग थिंग से रिलेटेड है, जिसमें हम केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, उनकी एक्सट्रैक्शंस को स्टडी करते हैं फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ठीक है। हमने लिविंग थिंग्स से मतलब प्लांट मैंने एक्सट्रैक्ट बनाया है, मैंने कोई मेडिसिन बनाता हूँ। जैसे मेरे एमएससी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरी एमएससी थी, तो मैंने रिसर्च की थी। मैंने एक दो हर्ब्स थी, फ्यूमेरिया ऑफिसिनालिस जिसे सौंफ कहते हैं, और एक शात्रा। इन दो का फोनिकुलम वल्गर मिल उसका नाम था, इनका बोटेनिकल नेम। इन दोनों का मैंने एक्सट्रैक्ट बनाया था, और एक मेडिसिन थी जो डायूरेटिक थी। तो आपको पता है डायूरेटिक मेडिसिन जिससे पेशाब आता है ज़्यादा, यूरिन का फ्लो रेट बढ़ता है, रीनल क्लियरेंस उससे ज़्यादा होती है, उससे क्रिएटिनिन लेवल बॉडी का चेंज होता है ब्लड के अंदर, यूरिया का चेंज होता है, सोडियम पोटाशियम बाइकार्बोनेट और पीएच, ये सब चेंज होते हैं। ये मेरी एमएससी के रिसर्च है, और ये 100% आपकी बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इस यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही आप लोगों के। बाकी साइंसेस तो चलो हमें आपको पढ़ानी पड़ती है ना, आपको कंसेप्ट आ जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100% बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के लिए ही बनी है। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बंदे होंगे ना, वो ज़्यादातर या प्लांट्स पे काम कर रहे होंगे, या एनिमल्स पे काम कर रहे होंगे, या एनवायरनमेंट पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। लिविंग थिंग्स से रिलेटेड उनका लिंक होता है, और किसी से नहीं होता। तो हम, तो ये जो हम हार्वेस्टिंग करते हैं किसी भी प्लांट्स की, इसके अलावा से कोई भी हम सीड्स से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, हमारे कोई भी मेडिसिन है, फर्टिलाइजर्स हैं, ये सब के सब केमिस्ट्री है। अब आपको एग्जांपल देता हूँ यूरिया की। अब यूरिया जो है वो आपको भी अच्छी तरह से पता है, मेरा ख्याल आपको पता होना चाहिए, प्रोटीन से, उसका मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन से होती है ना यूरिया प्रोड्यूस बॉडी के अंदर। तो लेकिन ये बॉडी के अंदर तो पैदा होगी, लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये इनऑर्गेनिक से भी मतलब हम बनाते हैं इसको। अगर आप
इसका काफ़ी देर पहले इसका रिएक्शन, मेरा ख्याल अमोनियम साइनेट से भी इसको, जो प्रोसेस जब सबसे पहले इसका यूरिया का हुआ था तो उस वक्त इसको इस तरह से स्टार्ट किया था। फिर इसके अलावा हम नेचुरल डाइज हैं मुख्तलिफ जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट से, जैसे आपकी मेहंदी है, हीना जिसको कहते हैं। इसके अलावा जो हल्दी है जो आपके किचन में यूज़ होती है, तो ये भी नेचुरल डाइज हैं। इसको हम अप्लाई करने के लिए फैब्रिक पे हम यूरिया का सहारा भी लेते हैं, यूरिया मॉर्डेंट के तौर पे भी यूज़ होता है। और जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, जो केमिकल कंपाउंड है, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आता है। अब वो नेचुरल डाइज के जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, टॉक्सिसिटी क्या होती है, वो भी आपकी बॉडी से रिलेटेड है। हम हर केमिकल की जो टॉक्सिसिटी चेक करते हैं। फिर इसके अलावा उसका जो रीनल क्लियरेंस हुई है, फिर यूरिन के अंदर कौन कौन से मिनरल्स आए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी यूरिन टेस्ट करवाया हो या घर में किसी की रिपोर्ट देखी हो, तो आप देखेंगे उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी सम टाइम चेक करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सब चेक करते हैं, तो आपको पता है अगर आप उसके किडनी के RFT टेस्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रीनल फंक्शन टेस्ट, जो इसमें क्रिएटिनिन का करते हैं, यूरिया का करते हैं, यूरिक एसिड का करते हैं, और सोडियम पोटाशियम बाइकार्बोनेट का करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, वो ये सब के सब केमिस्ट्री के टेस्ट हैं। अब आपको मैं बताता हूँ इसकी जो टेस्टिंग आपने अगर पढ़ी हो, तो आप सोडियम पोटाशियम फ्लेम फोटोमीटर पे भी हो जाता है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी हो जाता है। तो सादिया आपने कुछ पूछना है? माइक ऑन किया आपने? अच्छा, किसी ने को वैसे क्वेश्चन भी करना हो तो हैंड रेजिंग की भी ऑप्शन होती है यहाँ पे, तो आप हैंड सर रेज भी कर एक सकते बात हैं। पूछनी है। जी बोले। सर आपने वो यूरिया का नहीं बताया कि उसको इनऑर्गेनिकली हम लोग कैसे करते हैं, वो नहीं बताया। हाँ, मैं वही आपको बताया ना कि मैंने आपको बताया, आपने शायद गौर नहीं किया। अमोनियम साइनेट से, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे भी हम यूरिया बना सकते हैं। हम नेचुरली अच्छा। यूरिया खाद है ना, फर्टिलाइजर आपको जी जी। पता है, ये हम जी बनाते हैं, जी। इसका बहुत बड़ा यूजेज है आपकी बॉडी के अंदर जी तो जी। बना, हम रियल लाइफ में भी इसका यूजेज है। इसके अलावा यूरिया आपको शायद अंदाजा नहीं है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, इसको हम हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है ये, मॉइस्चर रिगेन इसका बहुत ज़्यादा है। तो हम सम जब फैब्रिक को डाई करते हैं, तो हमने उसको जब ड्राई करना होता है, तो हम उसको कपड़े के अंदर भी डालते हैं यूरिया को, तो उसका कलर ख़राब ना हो। जो आपने लॉन नहीं आजकल पहनी, सना सफीना खाड़ी शाडी जो पहनते हैं आप, ये सारे का जी सारा जी। इसकी प्रिंटिंग में भी यूरिया यूज़ होता है, ठीक है। ये रिएक्टिव प्रिंटिंग है, ठीक रिएक्टिव ठीक। डाइज होते हैं, और उनकी प्रिंटिंग में यूरिया यूज़ होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ होता है। मेरी ये PhD की रिसर्च ही ये है सारी, लॉन प्रिंट पे, तो इसके ऊपर ही मेरा सारा काम है। तो उसमें मैंने यूरिया को रिप्लेस किया था, क्योंकि ये फिर थोड़ा सा एनवायरनमेंट के लिए भी डेंजरस, थोड़ा सा इसमें चीज़ें आ जाती हैं जो एक्वेटिक लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके ऊपर मेरा काम था ठीक। काफ़ी। तो ये यूरिया, आई मीन टू से कि ये आपकी बॉडी के अंदर एक चीज़ बन रही, इसी तरीके से आप लोहा है तो लोहे को ऐसा आप चबा के तो नहीं खाते, लेकिन आपको आयरन चाहिए। इस तरह मैग्नीशियम है, जिंक है, ये सब के सब मिनरल्स हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा, जो कार्बन के सर अलावा, जी एक बात पूछूं, एक क्वेश्चन है जी कि जी, जो यूरिया है ये मतलब इन्वायरमेंट के लिए जो है वो फ्रेंडली नहीं है। नहीं, इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली किस सेंस में है, चले मैं आपको, देखें सर आप जैसे अगर जनरल देखें वो टर्म है ये। हम बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, हाँ जैसे हाँ, जो टॉक्सिक मटेरियल है जैसे प्लांट्स का के लिए, तो फिर हम उसके लिए बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो वो उसमें क्या वो यूरिया भी वो अपना रोल प्ले करता है उसको मैं आपको इसी तरफ आ रहा हूँ ना। एनवायरमेंट में। अगर आप फर्टिलाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नाइट्रोजन तो चाहिए पौधों को, ठीक है, और जी। यूरिया बेस्ट सोर्स है और ये यूज होता है। मैंने किस पॉइंट ऑफ हम्म। व्यू से किया, वाटर स्ट्रीम पोल्यूशन कॉज करता है पानी के अंदर। अच्छा ठीक पानी, ठीक। अब ये क्या करता है, यूरिया यूरिया बेसिकली एज अ फर्टिलाइजर, आपको पता है ये ग्रोथ करता है प्लांट्स की। तो ये पानी के जी अंदर जो काई आ जाती है, जो एलजी की ग्रोथ है, उसको फिर ये बढ़ाता है। और पानी के अंदर जो प्लांट्स वगैरह बन जाते हैं, फिर पानी के अंदर सनलाइट को रोकने के, मतलब पानी की वाटर स्ट्रीम पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज तो बेनिफिशियल है ना तो यूरिया, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते ठीक है। हैं। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ हर चीज किस, एक सिंपल सी बात है, वो टॉक्सिसिटी क्या होती है, एक खास लेवल से ज्यादा मिकदार आपको वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। इस तरीके जी। से जब आप किसी भी चीज को देखते हैं कि ये हम टॉक्सिक का लफ्ज जब बोलते हैं, तो वो एक खास इन्वायरमेंट में, एक खास कंडीशन में, और एक खास सबस्ट्रेट के लिए डेंजरस है। लाजमी नहीं है वो हम्म। सबके लिए हो। जो चीज इंसानों के लिए नुकसानदेह है, लाजमी नहीं है कि वो कुत्तों के लिए भी डेंजरस हो, ठीक है। तो इसलिए हर एक का अपना एरिया होता है जिसमें उसके वो टॉक्सिसिटी, और उसको हम चीज चेक करते हैं। मोस्टली हम
आपको याद हो, शायद आपने पढ़ा हो कि हम जब ट्रायल करते हैं मुख्तलिफ ड्रग्स के या फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, तो हम पहले जानवरों पे, चूहों पे, इस तरह की चीज़ों पे हम चेक करते जी हैं जी। उसको, ठीक है। यस उसके सर। बाद हम मेंढक पे किया, फिर उसके बाद हम उसको लेके आगे चलते हैं, फिर इंसानों के ऊपर ह्यूमन ट्रायल्स की तरफ हम जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, हर एक के लिए लाजमी नहीं डेंजरस हो। बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो जानवरों पे बहुत अच्छे रिजल्ट आए लेकिन इंसानों पे नहीं भी आए, ठीक है। इसलिए लाजमी ठीक। नहीं है हमारा, हम ये तो चेक कर सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन हर चीज़ तो नहीं चेक हो सकती। तो वो इंसानों का थोड़ा सा बिहेवियर डिफरेंट होता है और हमारी ज़रूरियात भी डिफरेंट है जानवरों से, पौधों से। पौधों के लिए बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं। अब जैसे वेस्ट है, हम अगर वेस्ट की बात करें, ऑर्गेनिक वेस्ट की बात करें, तो प्लांट्स बहुत के सी लिए अच्छा है। फर्टिलाइजर्स हम बनाते हैं वेस्ट, मतलब उससे, वेस्ट से जी हम उसको यूज़ करते हैं, लेकिन सारी नहीं कर सकते, बहुत सी चीज़ें नहीं भी ठीक। तो ये डिपेंड करता है कि आप, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पौधों के लिए अच्छी हैं लेकिन हमारे लिए अच्छी नहीं है, जी। ठीक है। तो इसलिए जब भी आप ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेरा बताने का मकसद ये था कि 100% कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स, जब मैं आप उसको ज़रा थोड़ा सा स्क्वीज करता हूँ वाइंड अप करने के लिए, कि कार्बन की केमिस्ट्री और जो कार्बन के अलावा जो कंपाउंड्स इसमें आएंगे, जैसे नाइट्रोजन या फास्फोरस तो इसी जगह पे आता है, तो हम उनको मतलब कहते हैं कि वो ये नॉन कार्बन को हम कहते हैं हेट्रो एटम है, ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर्स बनेगी ना, हम, अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री 1 याद हो, आपने वहाँ पे लेस स्ट्रक्चर पढ़ा था, किसी को याद होगा कि ना याद हो, पता नहीं, भूल गया होगा। तो इसके ना स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 तरह के स्ट्रक्चर्स है। एक है लेयर स्ट्रक्चर, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट ना दिखाऊंगा कि कार्बन बना हुआ है तो उसके साथ बॉन्ड बना के एच लगा हुआ है, एक तरफ बॉन्ड बना के एच लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरी तरह का स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें हम जैसे CH3 है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हमने शो कर दिए लाइनें लगा के, लेकिन अगर हम CH3 इकट्ठा लिख देंगे तो वो फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। तीसरी किस्म का स्ट्रक्चर जो हम यूज करते हैं वो लाइन एंगल फार्मूला, या हम उसको ये भी कह सकते हैं स्केल्टन फार्मूला, ठीक है। वो हम क्या करते हैं, वो हम जस्ट लाइनें लगाते हैं। तो और मोस्टली जो मॉडर्न केमिस्ट्री या हम हायर क्लासेस में मॉलिक्यूलर फार्मूला भी नहीं लिखते, हम जस्ट इसका हेट्रोएटम लिख देते हैं, या हम लाइन, जैसे बेंजीन रिंग है तो वो हम 6 एंगल बना देते हैं और दरमियान में दायरा लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको नेक्स्ट बना के अब दिखा दूंगा थोड़ा सा, तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर्स किस तरह के होते हैं। तो 3 किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन हम मोस्टली लेयर स्ट्रक्चर भी नहीं यूज करेंगे। मॉलिक्यूलर, मैं एक एग्जांपल दे दूंगा आपको, दिखा दूंगा कि आपको उससे आइडिया हो जाएगा। वैसे जितनी आपको 17 बुक्स दी हैं उनका जस्ट आप कार्बन का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर अगर आपको टाइम मिले तो जरा पढ़ने की कोशिश कर लीजिएगा, तो आपको उससे समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये तो हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, मैं वो आपको अब थोड़ा सा बता रहा हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें हमने अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लोअल्केन, ये हमने उसका बेसिक पढ़ना है। इनके हम नॉमेनक्लेचर, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम रेजोनेंस के टॉपिक्स की तरफ। रेजोनेंस में हम बेंजीन को डिस्कस करेंगे पहले, कि बेंजीन का रिंग जो स्ट्रक्चर है ये किस तरह से है, क्यों है, थ्योरीज कौन सी हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, कैसे, इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम देखेंगे इसको कि इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म किस तरह से बनती है। रेजोनेंस आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, नहीं तो मैं दोबारा से आपको सारा बता दूंगा। उसके बाद कुछ और इसके से रिलेटेड चीज़ें हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है। तो ये मीजोमेरिक 2 तरह का होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट भी नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। फिर
ऑटोमेरिज्म है, फिर उसके अलावा इससे रिलेटेड से, मतलब ये रेजोनेटिंग फॉर्म्स ही हैं इसकी। तो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स किस तरह से बनते हैं वो हम इसमें देखेंगे, इसकी टाइप्स को देखेंगे, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और ये बेंजीन से मतलब हम पहले ये हम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद बेंजीन स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद हम इन चीज़ों को लेके जाएंगे। फिर हम रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बना और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ कुछ हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे, अच्छा इससे पहले ना रेजोनेंस से पहले साइक्लोपेंस, और इससे पहले हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बेंजीन रिंग में sp3 हाइब्रिड उसकी हमने डिस्कस करनी है, हाइब्रिडाइजेशन भी। तो मैंने आपको बताना है ये बॉन्ड कैसे बना, s ऑर्बिटल हो रही है वो, इस तरह थोड़ी सी ये आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा मजीद इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन देखेंगे, फिर कुछ और है 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स, फिर हम एंड पे उसको कर लेंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, सीक्वेंस के साथ चलेंगे तो समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा